Good evening, students. Welcome to Knowledge Nest classes. We are back with another interesting topic of class 10th physics, that is atmospheric refraction. हमने रिफ्रैक्शन पहले ही पढ़ लिया है. जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो लाइट बेंड करता है. द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन. अब हमें यहाँ पढ़ना है व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. जैसे कि नाम से पता चल रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वो रिफ्रैक्शन जो कि एटमॉस्फेयर में होता है उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. देखिए अर्थ ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को अगर हम बिल्कुल स्मॉल स्केल में, क्योंकि हम बाहर स्पेस का बात नहीं करेंगे, अगर जो हम लोग डे टू डे लाइफ में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्मॉल स्केल में हम लोग देख सकते हैं. जब भी कोई हॉट एयर के पीछे में जो भी ऑब्जेक्ट आप देखोगे, हॉट एयर से पीछे में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाता है, फ्लिकर कर जाता है. यहाँ पे यही लिखा हुआ है व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लिकर्स व्हेन सीन थ्रू हॉट एयर. यहाँ पे देखिए आपको एक वीडियो देखिए, यहाँ पे फायर जल रहा है तो ये आग जलने से ऊपर का एयर जो है वो क्या हो रहा है, हॉट एयर हो जा रहा है. और हॉट एयर के पीछे में जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो आपको फ्लिकर करता हुआ नजर आ रहा होगा. ये जो है ये भी एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही एक एग्जांपल है ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल. ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग समझेंगे एनिमेशन के थ्रू. देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा है हॉट एयर, सॉरी फायर यहाँ पे जल रहा है. तो फायर के कारण इसके आसपास का जो भी एयर है वो क्या हो जाएगा, एयर हॉट हो जाएगा. ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वो एयर ऊपर में तो कोल्ड ही रहेगा, नीचे वाला एयर हॉट एयर होगा. अब ये हॉट एंड कोल्ड एयर का जो मूवमेंट है वो होते रहेगा कंटिन्यूअसली, जिसके कारण जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें चेंज आते रहेगा. बिकॉज हॉट एयर जो होते हैं वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होते हैं और कोल्ड एयर जो होते हैं वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होते हैं. यानी यहाँ पे जो लाइट ट्रैवल कर रहा है वो कंटिन्यूअसली डिफरेंट मीडियम से होते हुए गुजर रहा है. तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा वो कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होते रहेगा, जिसके कारण जो भी ऑब्जेक्ट्स है हमें फ्लिकर करता हुआ नजर आता है. देखिए ऊपर वाला ब्लू लाइन आपको कोल्ड एयर दिख रहा है, नीचे हॉट एयर. ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस लाइट जो है वो बेंड कर जा रहा है. ठीक है, अब ये कंटिन्यूअस बेंडिंग के कारण ही जो है ऑब्जेक्ट फ्लिकर करता हुआ नजर आ रहा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो आपको इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक पढ़ना है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. बचपन में हमने सबने ही पोयम ये पढ़ा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. ठीक है, तो अब आप क्लास 10th में हैं, आपको यू डोंट हैव टू वंडर हाउ दे आर, यू हैव टू वंडर हाउ डू दे ट्विंकल. यानी स्टार ट्विंकल कैसे करते हैं. इतने सारे स्टार्स हमें नजर आते हैं अगर क्लियर और आपका एटमॉस्फेयर अगर सही है, बशर्ते आपका दिल्ली जैसे आप जगह में नहीं रह रहे हैं और आपका चारों तरफ एटमॉस्फेयर अगर साफ है तो बहुत ही सुंदर सा आपको नाइट स्काई दिखाई देगा जहां पे मिलियंस ऑफ स्टार्स नजर आएंगे. ठीक है, ट्विंकलिंग करते हुए. अब हम लोग यही जानेंगे दैट व्हाई डू द स्टार्स ट्विंकल. सी, ये आपको यहाँ पे अर्थ दिखाई दे रहा है. अभी मैंने बताया कि अर्थ में चारों तरफ अर्थ ब्लैंकेट ऑफ एयर से घिरा हुआ है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ये रहा एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होता है. ठीक है, जो आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सारी मेसोस्फेयर. तो ये सारा जो आपका डिफरेंट डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है इसकी डेंसिटीज भी अलग अलग होती है. ये जितना डिफरेंट लेयर है उसका सबका डेंसिटी एक जैसा नहीं होता है, सबका डेंसिटीज भी अलग अलग हो जाता है. सो यहाँ पे लिखा हुआ है द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यहाँ पे मैंने बताया है कि ऊपर वाला जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो जो आपका होता है वो रेयरर मीडियम होता है और जैसे जैसे आप इनर एटमॉस्फेयर में जाते हो वो डेंसर होते जाता है. ठीक है, एटमॉस्फेयर का लेयर. अब देखिए यहाँ पे ये अर्थ से हम कोई एक इंसान है यहाँ पे जो कि अर्थ से स्टार को देख रहा है. वहां पे स्टार दिखाई दे रहा है आपको. स्टार का वो एक्चुअल पोजीशन है यानी स्टार वहां पे एक्चुअली में है. ठीक है, अब देखिए क्या होगा, स्टार से जो लाइट आ रहा है वो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली उसका रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि सारे लेयर्स जो है
वो आपके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइट दिखाई दे रहा है कि वो बेंड हो गया है, ठीक है। बट हमें जो हमारे ब्रेन को जो ये समझ में आता है कि ये जो लाइट है वो किसी स्ट्रेट लाइन से, किसी एक पॉइंट से स्ट्रेट ट्रेवल करके आ रहा होगा, और यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे तो वहां जिस पॉइंट से ये लाइट आता हुआ नजर आएगा, हमको वो स्टार उस पोजीशन में नजर आएगा। यानी स्टार का एक्चुअल पोजीशन तो यहाँ है, बट वो स्टार हमें हमें यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है। दिस इज एपरेंट पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। वेरिंग फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के कारण यहाँ पे देखिए इस तरीके से, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, मैंने बता दिया वो डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्योंकि कभी रेयरर मीडियम है, कोई डेंसर मीडियम है। अब क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो हमेशा सेम नहीं है, वो चेंज करते रह रहा है कंटिन्यूअसली। जो एयर है वो फ्लो कर रहा है, टेम्परेचर चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज होने के कारण कभी किसी जगह पे अगर रेयरर मीडियम है तो वहीं पे फिर डेंसर मीडियम हो जा रहा है। तो फिजिकल कंडीशन जो है वो कंटिन्यूअस चेंज हो जा रहा है, जिसके कारण जो ये बेंडिंग है कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, कभी कम रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो उसके कारण जो ये जो आपका पोजीशन है, अपरेंट पोजीशन, वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है स्टार्स का। अब देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यही अपरेंट पोजीशन जो स्टार्स का चेंज हो रहा है, उसी के कारण स्टार्स जो है वो ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट्स। The starlights on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया, the atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. Since the atmosphere bends starlights towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from the actual position. The stars appears slightly higher than its actual position when viewed near horizon. ठीक है, जब हम लोग देखेंगे तो इस वजह से जो स्टार का apparent position है वो हायर नजर आता है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से हमें स्टार का कंटिन्यूअस पोजीशन चेंज होने के कारण इस तरीके से हमें स्टार नजर आता है, हल्का हल्का आपको अभी भी ट्विंकल करता हुआ स्टार नजर आ रहा होगा। अब स्टार्स जो है, स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर है। हालांकि जितने भी स्टार्स है वो बहुत साइज में बहुत ही ज्यादा बिग है, लेकिन वो हमसे इतने ज्यादा दूर है कि वो हमें अर्थ से देखने पे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लगता है। सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, दे आर अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, एक पॉइंट सोर्स की तरह वो दिखाई देता है। As the path of rays of light coming from the stars goes on varying slightly, the apparent position of the stars fluctuates, and the amount of starlights entering eye flickers. The stars sometimes appear brighter and sometimes fainter, which is ट्विंकलिंग इफेक्ट। यानी कभी आपका रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, कभी आपका रिफ्रैक्शन कम, मतलब बेंडिंग ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि कभी कभी ज्यादा लाइट आपके आंखों में पड़ रहा है, कभी कम लाइट आ रहा होता है। तो उसी के कारण ये जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है स्टार्स का वो नजर आता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि जब हम लोग नाइट स्काई में का बात करेंगे या फिर हम लोग स्पेस का बात करेंगे, तो स्टार्स के साथ साथ देयर आर प्लैनेट्स आल्सो, बट व्हाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल? प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? व्हाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल? तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है, प्लैनेट्स जो होता है वो हमारे स्टार्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नजदीक है हमसे, ठीक है। तो वो हमें एज अ पॉइंट सोर्स हम लोग उसको नहीं मान सकते। हम लोग उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत सारा पॉइंट सोर्स मिला के जो है वो प्लैनेट बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर एक पॉइंट का जो अपरेंट पोजीशन है वो चेंज हो रहा होगा, उसी तरीके से सारे पॉइंट का अपरेंट पोजीशन चेंज हो रहा होगा। तो अगर कोई एक पॉइंट जो है किसी टाइम पे डिम हो गया है तो दूसरा पॉइंट उस समय पे ब्राइटर हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाता है प्लैनेट के केस में, ठीक है। इसको आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस एनिमेशन से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो स्टार है ये एक पॉइंट साइज नजर आ रहा है जो आपको ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आ रहा होगा। देन
यहाँ पे जो ये हम प्लैनेट दिखा रहे हैं, अगर ऐसे पॉइंट साइज, ढेर सारा पॉइंट साइज का, पॉइंट सोर्स का हम लोग एक कॉम्बिनेशन बना ले, तब हम लोग उसको प्लैनेट को इस तरीके से सोच सकते हैं कि प्लैनेट में इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज होंगे, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। अब वो जब दूर से आप देखोगे, देखिए ये स्टार दूर हो गया है, ये अभी भी ट्विंकल ट्विंकल करता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये जो प्लैनेट है ये ओवरऑल जब आप इस तरीके से उसको, ये अभी भी फ्लिकर कर रहा है, अभी भी हल्का हल्का ट्विंकल करता हुआ यहाँ से दिख रहा है, लेकिन अब आप जब देखोगे तो ये ओवरऑल जो इसका ट्विंकलिंग इफेक्ट है, क्योंकि ये इस साइज में बहुत बड़ा है, तो इसका जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, वो नलिफाई हो जाता है। नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफ द वेरिएशन इन द लाइट entering our eye from all the individual point sized sources will average out zero, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसके कारण जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, दैट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखिए क्या होता है कि हम सनराइज का बोलेंगे, हम लोग जब भी होराइजन से ऊपर सन आ जाता है तब उसको हम लोग सनराइज बोलते हैं, और हॉरिजॉन से नीचे जब सन चला जाता है उसको हम लोग सनसेट बोलेंगे। बट एक्चुअली में क्या होता है ना कि सनराइज के 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखाई देने लग जाता है, ठीक है, इजंट इट वेरी एक्साइटिंग, और या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं, सनराइज हुआ ही नहीं होता है और उससे पहले ही हमें सन दिखाई देने लगता है, और वो भी इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे अभी हॉरिजॉन के नीचे ही है सन, यानी सनराइज नहीं हुआ है, ये तो आपका डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। अब अगर सनलाइट जो है डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से आते रहेगा, ये मैंने बताया है रेयरर होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वो डेंसर मीडियम होते जाएगा, तो बेंडिंग होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द सरफेस बेंड कर जाएगा, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि हमारे ब्रेन को लगता है कि ये जो लाइट आ रहा है ये किसी एक पॉइंट से स्ट्रेट आ रहा है, तो यहां से अगर आप स्ट्रेट लाइन देखोगे तो जिस पॉइंट से ये लाइट आ रहा है सन का, हमारे ब्रेन को लगेगा कि सन यहाँ पे है। एक्चुअली में सन का पोजीशन कहाँ है, अभी भी होराइजन के नीचे ही है, एक्चुअल में सनराइज हुआ नहीं है बट हमें दिखाई दे रहा है, और टाइम का फर्क कितना होता है, 2 मिनट्स। उसी तरीके से अब डिलेड सनसेट, सन दिख रहा है पहले ही और डिलेड तक हमको, मतलब कि सन सेट हो चुका है बट अभी भी 2 मिनट तक हमें सन दिखाई देता है, सेम इसी फेनोमेनन के कारण। यहाँ पे सन सेट हो गया है, एक्चुअल में सन का पोजीशन बिलो द हॉरिजॉन है, मतलब सन सेट हो चुका है, अभी भी जब सन का रेज जो है वो पास करेगा इसी तरीके से कंटिन्यूअस बेंडिंग होगा, और अभी भी हमारे आईज को, हमारे ब्रेन को ऐसा लगेगा कि यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन पे जहां से लाइट रे आ रहा होगा, जिस पॉइंट से एज्यूम करेंगे कि सन वहां पे है, तो हमें अब वहां पे सन दिखाई दे रहा है, यानी अभी भी हमें दिखाई दे रहा है, जबकि एक्चुअल में सनसेट हो चुका है, ठीक है। द सन इज विजिबल अबाउट 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक्चुअल सनराइज refers to the moment the sun crosses the horizon. The time difference between the actual sunset and apparent sunset is also around 2 minutes. Also causes apparent flattening of the sun's disk at the sunrise and sunset. ठीक है, तो आज हमने इस स्लाइड में सबसे पहले देखा था फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए सबसे पहले हमने देखा फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देन हमने देखा था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा है कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, और ये तीनों फेनोमेनन के पीछे आपका जो फेनोमेना था वो था आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये सारे के पीछे का कॉज जो है वो एक ही है, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आई होप आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों में से किसी को भी अगर ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए तो ये रहा हमारा नंबर, ये एड्रेस है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।